नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैनेजमेंट सिस्टम की अगर जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे तरह के मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि जो प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किए जाने वाले मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे अगर बात करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिक टू सम इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्री के हिसाब से फूड एंड सेफ्टी हो गया या मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हो गया या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, इस तरह से कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं या सर्विस के मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। तो मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे तरह के होते हैं और मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टैंडर्ड होता है टिपिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से उसको समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के अगेंस्ट में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी जो रहती है वो ऑडिट करती है और आपको डिक्लेयर करती है कि आप उसके मतलब आपने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है और आप सर्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो थर्ड पार्टी आपको सर्टिफाई करती है। अब उसके लिए ऑडिट किया जाता है। वैसे ऑडिट तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी जो कि इंटरनली लोग करते हैं, सेकंड पार्टी जो कस्टमर और सप्लायर के बीच में होता है, और थर्ड पार्टी ऑडिट होता है जिसमें कि सर्टिफिकेशन बॉडी जो होता है कंपनी जिसका कि सर्टिफाई करना है किसी मैनेजमेंट सिस्टम को, वहां पर ऑडिट करती है और सर्टिफिकेट इशू करती है। अब इसके लिए आपको मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ना, समझना और प्रॉपर्ली उसको इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टैंडर्ड को पढ़ने के दौरान में उसमें कुछ क्रिटिकल टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सैल हो गया, शुड हो गया, नोट हो गया और सचेज। यानी कि जब सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो कुछ में सैल इस्तेमाल होता है, कुछ में शुड इस्तेमाल होता है, कहीं पर नोट दिया रहता है, कहीं पर सचेज लिखा रहता है। तो इनका आखिर मतलब क्या होता है, क्यों दिए गए हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इस मॉड्यूल में हम इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। काफ़ी सारे हमारे जो लर्नर्स रहते हैं वो बताते हैं कि आपके नए वीडियो आने पर हमें पता नहीं चलता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका होगा आप बेल आइकन को क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे कोर्सेज के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं। आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री में कोर्सेज हैं और बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जिसमें कि बहुत ही एग्जॉस्टिव कंटेंट, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड कोर्सेज हैं। आप उनको घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com या courses.qualityhubindia.com को विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे मेल आईडी पे या फोन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आईएसओ के रिक्वायरमेंट्स आखिर ये हैं क्या। तो दोस्तों, जब हम आईएसओ के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं और कंपनियों को, कंपनी के मैनेजर्स को, कंपनी के जो भी इंप्लॉइज हैं उनको पढ़ के इनको समझना जरूरी है। तो इसमें सैल रहता है, शुड रहता है, कहीं पर नोट दिया रहता है और कुछ जगह में सच एज का इस्तेमाल होता है। तो जिस सेंटेंसेस में जहां पर भी सैल लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया वो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो मस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आप ISO 9001 इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और कहीं पर कि सेंटेंस में सैल लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको आपको इंप्लीमेंटेशन करना ही करना है। अगर आप उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉन कंप्लायंस हो जाएगा इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं है, आपका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आपको एनसी मिल सकता है, मेजर और माइनर, आपको उससे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा हो गया शुड। अगर शुड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड की तरफ से, लेकिन रिकमेंडेशन है, यानी कि इसे आप कर लें तो अच्छा है। तो एज ए गुड प्रैक्टिस आपको सैल को तो इंप्लीमेंट करना ही करना है क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। लेकिन शुड को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड की तरफ से और अच्छे प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री के, तो इसको भी आप फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट हो गया नोट। जहां पर भी नोट दिया गया है, यानी कि बहुत सारे क्लॉजेस को अगर आप देखेंगे तो क्लॉजेस के नीचे में आपको नोट लिखा हुआ मिला रहेगा। ये बेसिकली क्यों होता है, ये गाइडेंस और क्लैरिफिकेशन, यानी कि क्लॉज को पढ़ने के दौरान में अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो उसको इलाबोरेट करने के लिए, कुछ पॉइंट्स को समझाने के लिए नोट का इस्तेमाल नीचे में किया जाता है। इसका मतलब अगर आप नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको क्लॉज को और उसके रिक्वायरमेंट को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट रहेगा सच एज। तो जहां पर सेंटेंसेस में सच एज का इस्तेमाल किया गया है, यह भी एक तरीके का
गाइडेंस है, यानी कि सेंटेंस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं, सच एज इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर लें, उस रिकॉर्ड को बना लें, वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरह से रिकमेंडेशंस होते हैं स्टैंडर्ड की तरफ से, जो कि आपको समझने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम शैल, शुड, नोट और सच एज का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड को पढ़ने के दौरान में। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल से थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग आईएसओ की बात करते हैं, तो जैसा कि आईएसओ में अभी जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, मोस्टली स्टैंडर्ड्स जो हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड, HLS, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर 9001 देख रहे हैं, IATF देख रहे हैं, 14001 देख रहे हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सबको अलाइन कर दिया है। तो सब एक स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं, हाई लेवल स्ट्रक्चर है, और सारे में 10 क्लॉजेस हैं। 10 क्लॉजेस कौन से हो जाएंगे? पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया स्कोप, थर्ड हो गया नॉर्मेटिव रेफरेंस, फोर्थ हो गया टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो 0 तो हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन ही है स्टैंडर्ड के बारे में। अगर 9001 ले रहे हैं तो उसमें स्टैंडर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन देगा, उसका स्कोप, बाउंड्री बताएगा, रेफरेंसेस बताएंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स के, स्टैंडर्ड्स के, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके डेफिनेशन मिल जाएंगे। बाकी 4 से लेकर 10 तक, यानी कि टोटल जो क्लॉज हो गए 10 क्लॉज हो गए, हम यहां से काउंट करते हैं स्कोप से 10 क्लॉज हो जाएंगे, जिसमें से कि ऑडिटेबल क्लॉज जो होते हैं वो 4 से लेकर 10 तक होते हैं। ठीक है ना? तो हाई लेवल स्ट्रक्चर में सारे स्टैंडर्ड में आपको इन सारे स्टैंडर्ड्स को देखने को मिलेगा। हालांकि पुराने स्टैंडर्ड में ये इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड डेफिनेशन सिमिलर तरीके से ही था। बदलाव यहां से यहां तक में हुआ है। ठीक है ना? ये सारे मेन क्लॉजेस हो गए हैं, और इन सारे मेन क्लॉजेस में आपको सब क्लॉजेस मिल जाएंगे। ठीक है? तो इनको पढ़ने के दौरान में क्लॉजेस को आपको शैल, शुड, सच एज वगैरह वगैरह का आपको इस्तेमाल मिलेगा, उसको हमको समझना है। ठीक है ना? आइए कुछ एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं शैल का। तो दोस्तों, ये जो हमारा है 9001 का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 4.3 क्लॉज है। ठीक है? हेडिंग क्या? डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द QMS, यानी QMS के स्कोपिंग की, बाउंड्री की बात करता है। तो यहां पर देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज, है ना? कंपनी को बाउंड्री डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना है। बाकी डिटेल आगे में नहीं पढ़ते हैं, हमको फोकस करना है शैल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो शैल को यहां पर हमने हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है शैल में शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी को बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करना ही करना है। अगर नहीं किया आपने तो आपका नॉन कंप्लायंसेस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया क्या? शैल का मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो जहां पर भी क्लॉजेस में आपको शैल शैल लिखा हुआ मिलेगा, उनको आपको मस्ट, जरूरी है, कंपल्सरली इंप्लीमेंट करना ही करना है, उसके एविडेंसेस रखने ही रखने हैं। तो पहले हमने शैल को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया शुड का। अब देखिए, यह है 7.1.5.1.1, ये IATF जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA का क्लॉज है। ठीक है ना? यहां पर देखिए शैल लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड शैल बी रिटेन्ड, है ना? अभी शैल का मतलब हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो रिकॉर्ड हमको कस्टमर एक्सेप्टेंस का रखना है। ठीक है ना? बाकी आगे नहीं जाते हैं क्योंकि हमने शैल समझ लिया है। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, यानी कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट हो गया MSA के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं तो। लेकिन यहां पर देखिए नोट में दिया गया है। अब देखिए यहां पर नोट भी दिया गया है, मतलब क्या है? इसको समझने के लिए नोट जो हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है? तो नोट काफी सारे क्लॉजेस में आपको, या सब क्लॉजेस में आपको नीचे में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जो बेसिकली इस क्लॉज को समझने में आपको हेल्प करता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ MSA स्टडीज शुड फोकस ऑन, यानी कि यहां पर शुड का इस्तेमाल किया है, फोकस ऑन क्रिटिकल और स्पेशल प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर क्या कर रहा है? रिकमेंडेशन कर रहा है, यानी कि आप MSA स्टडी जब करें तो सभी का कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन करें। आपका जो प्राइमरी फोकस रहना चाहिए किसमें होना चाहिए? जो क्रिटिकल स्पेशल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसे हम कह सकते हैं CTQ और CTP। तो क्रिटिकल टू क्वालिटी और क्रिटिकल टू प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शंस में या सेफ्टी के लिए जो क्रिटिकल होते हैं वो क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस के जो पैरामीटर होते हैं, टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज वगैरह वगैरह जो होते हैं, उसे हम प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। उसमें जो क्रिटिकल होते हैं वो हो जाएंगे क्रिटिकल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम CTP कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर बोल रहा है शुड, यानी कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है, कर लें तो अच्छा है। या अगर आपको लगता है तो दूसरा कोई तरीका है, बेटर तरीका है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने शुड को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं नोट को। हालांकि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी नोट देखा था। यहां पर देखिए क्लॉज नंबर 4.1, ठीक है, पहला क्लॉज ये 4 का है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात करता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, कंपनी का कॉन्टेक्स्ट को समझने की बात कर रहा है। यहां पर देखिए नोट 1, 2, 3, तो यहां पर जो दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना ही करना है ना, जरूरी रिक्वायरमेंट है। अब इसको समझने के लिए यहां पर देखिए नोट लिखा गया है। तो तीनों नोट जो है बेसिकली हमको हेल्प करते हैं इस क्लॉज को समझने के लिए। तो काफी सारे क्लॉजेस में आपको ऐसे नोट मिलेंगे, कहीं पर एक नोट, कहीं पर 2, कहीं पर 3 नोट भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, इशूज कैन इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स और कंडीशंस फॉर कंसिडरेशन। ठीक है ना, यानी कॉन्टेक्स्ट में हमको पॉजिटिव भी और नेगेटिव फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम इस क्लॉज को नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि नोट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में नोट दिया गया है जो कि हमें इस क्लॉज को 4.1 को समझने में हेल्प कर रहा है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्लॉजेस और सब क्लॉजेस में नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं सच एज, है ना, बाकियों को समझ लिया हमने। अब देखते हैं क्लॉज नंबर 7.14। तो क्लॉज नंबर 7.14 में क्या बोलता है, इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही एग्जांपल है। यहां पर देखिए सेल रिक्वायरमेंट दिया गया है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, करना ही करना डिटरमाइन है, मॉनिटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब आगे बोल रहा है नोट, नोट का मतलब क्या हुआ, गाइडेंस के लिए है। फर्दर बोलता है अ सुटेबल इन्वायरमेंट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो हमें जो इन्वायरमेंट बनाना है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस के लिए, किसी भी कंपनी में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसमें बोलता है कि आपका जो फैक्टर्स रहेगा आपको कंसिडर करना है, ह्यूमन फैक्टर भी कंसिडर करना है, फिजिकल फैक्टर भी कंसिडर करना है, और यहां पर सच में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये जो सच है बेसिकली आपको हेल्प करते हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, और इसमें काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है ना, जो कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम में और इंटरनल ऑडिटर प्रोग्राम में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मॉड्यूल हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं कि सेल शुड सचेज और नोट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको इन एलिमेंट्स को, सेल शुड, नोट और सचेज को कैसे स्टैंडर्ड्स में या मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, कलीग के साथ में जरूर जोड़ें। उनको भी क्वालिटी हब इंडिया चैनल के बारे में और हमारे कोर्सेज के बारे में बताएं ताकि उनको भी अपने कैरियर में आगे बढ़ने में हेल्प मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में किसी तरह से कंसल्टेंसी रिक्वायरमेंट है या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है जो कि क्वालिटी हब इंडिया आपको सपोर्ट कर सकती है, तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।